Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to start new chapter which is chapter 4 accounting equation and rules of accounting. लेखांकन समीकरण और लेखांकन के नियम. Today's points are first meaning of accounting equation, second list of assets and liabilities, third meaning of capital, fourth some main accounting equations. Fifth, advantages of accounting equation. Let's move towards explanation. First point, meaning of accounting equation. In double entry system, we know that for every transaction there is a debit and corresponding credit. If something is received, something else is paid. If something is coming in the business, something else is going out. Therefore, in double entry system of accounting, total assets of a business are always equal to total of liabilities and capital. Put into equation for it reads like assets equal to liabilities plus capital और A equal to L plus C. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग बता रहे हैं, मतलब लेखांकन समीकरण का अर्थ. अब इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन का एक तरफ डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है. मतलब हर ट्रांजेक्शन की दो साइड होती है, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है. अगर कुछ प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, तो कुछ हम चुकाते भी हैं. मतलब कहने का यह है कि बिजनेस में कुछ रिसीव्ड हुआ है तो कुछ पेड भी किया है. मतलब कुछ आया है तो कुछ बिजनेस से गया भी है. इसलिए डबल एंट्री सिस्टम में यह भी माना जाता है कि बिजनेस में जितनी असेट्स है हमेशा वो बिजनेस की लायबिलिटीज़ और कैपिटल मतलब दायित्वों और पूंजी के बराबर होती है, इक्वल होती है. कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में जितनी असेट्स संपत्तियां हैं वह बिजनेस में होने वाली लायबिलिटीज़ और कैपिटल मतलब दायित्व और पूंजी के बराबर होती है हमेशा. और हम इसे एक इक्वेशन के रूप में कहेंगे असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे A इक्वल टू L प्लस C. अब हम इस इक्वेशन के बारे में और आगे पढ़ेंगे. This equation is referred as accounting equation or balance sheet equation as all the items of this equation are shown in balance sheet. On the basis of accounting equation, if any transaction affects assets left side of the equation, then there will also be effect on the liabilities or capital that is on the right hand side. अब इसमें आगे हमें बता रहे हैं कि हमने जो इक्वेशन देखी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल उसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं. और बैलेंस शीट में सारे आइटम्स आते हैं. बिजनेस में हम जितनी भी असेट्स या लायबिलिटीज़ यूज़ करते हैं वो सारी आइटम्स जो हैं बैलेंस शीट में लिखवाते हैं. और इस अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर अगर कोई ट्रांजैक्शन असेट साइड पर इफेक्ट कर रहा है मतलब बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पर, तो वह वैसे ही वह बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पर लायबिलिटीज़ और कैपिटल को भी इफेक्ट करेगा. मतलब एक ट्रांजैक्शन दो जगह पर इफेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे, असेट साइड पर भी और लायबिलिटी या फिर कैपिटल साइड पर भी. बैलेंस शीट में असेट साइड लेफ्ट साइड पर होती है और लायबिलिटी साइड राइट साइड पर होती है. अब हमें आगे एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे. एग्जाम्पल, एन ऑनर इन्वेस्ट कैश रुपीज़ 50,000, गुड्स ऑफ रुपीज़ 30,000 एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 20,000 इन द बिजनेस. एक ऑनर मतलब एक मालिक है जिसने 50,000 रुपये कैश, 30,000 रुपये का गुड्स मतलब माल और 20,000 रुपये का फर्नीचर बिजनेस में लगाया है. अब हम इस एग्जाम्पल को नीचे डिटेल में समझेंगे. हमने अब जो एग्जाम्पल पढ़ा है उसे हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझेंगे. दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट रिकॉर्डिंग इज ऑन असेट साइड एंड अनदर ऑन द लायबिलिटीज साइड. मतलब कहने का ये है कि हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा है उसमें जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन को दो तरफ से हम रिकॉर्ड करेंगे. वो ट्रांजेक्शन दो साइड पे इफेक्ट डालेगा, पहला असेट साइड पर और दूसरा लायबिलिटी साइड पर. इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर विल बी कंसिडर्ड एज हिज कैपिटल. अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑनर के द्वारा मतलब मालिक के द्वारा जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है 50,000 रुपये कैश, 30,000 रुपये का गुड्स
और 20,000 रुपये का फर्नीचर, मतलब नगद, माल और फर्नीचर, इन तीनों को लगाया है। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो टोटल 1,00,000 रुपये की पूंजी मतलब कैपिटल ऑनर ने बिजनेस में लगाई है। It is important to note here that the total of capital and liabilities is equal to total of assets। अब यहाँ पर यह बात देखने की है कि जितनी असेट साइड पर टोटल है, मतलब जितना असेट साइड का टोटल है उतना ही लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आना चाहिए। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि बिजनेस में ऑनर ने जितना भी इन्वेस्टमेंट क्या है वह सब एज अ कैपिटल माना जाएगा। मतलब असेट साइड पर जितना 1,00,000 रुपया लिखा गया है उतना ही लाइबिलिटी साइड पर भी 1,00,000 रुपये लिखा जाएगा। हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। दिस फैक्ट कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यह बात इन्होंने इक्वेशन के द्वारा समझाई हुई है। टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स, मतलब जितनी लाइबिलिटी या कैपिटल की टोटल है, मतलब लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड की जितनी टोटल है उतनी ही टोटल असेट साइड की भी होगी। कैपिटल ऑफ ऑनर, मतलब ऑनर ने जितनी कैपिटल लगाई है वो कैसे लगाई है। 50,000 रुपये का कैश लगाया है, 30,000 रुपये का गुड्स लगाया है, 20,000 रुपये का फर्नीचर लगाया है। मतलब ऑनर, मालिक जो है बिजनेस का, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, शुरू करना चाहता था, तो उसने क्या किया, पहले 50,000 रुपये कैश लिया, फिर 30,000 रुपये का गुड्स खरीदा मार्केट से, क्योंकि बिजनेस में बेचने के लिए गुड्स तो चाहिए, फिर 20,000 रुपये का फर्नीचर बनवाया। मतलब उसने 50 + 30 + 20,000 टोटल 1,00,000 रुपये की कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई है, पूंजी अपने बिजनेस में, व्यापार में लगाई है। इसलिए लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों तरफ 1-1 लाख रुपए की टोटल आई है। Above analysis proves that at any time total assets of the business are equal to total liabilities. Any increase or decrease in assets brings similar change in liabilities side. This makes balance sheet of the business to always tally. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हमने जो अभी एग्जाम्पल समझा या जिस इक्वेशन को हमने समझा उस इक्वेशन को देखकर यही पता चल रहा है कि हमेशा बिजनेस में जितनी असेट्स रहेगी उतनी ही लायबिलिटी रहेगी। मतलब असेट्स, संपत्तियां जो है बिजनेस की, वह बिजनेस की लायबिलिटीज मतलब दायित्वों के इक्वली रहेगी, बराबर ही रहेगी। कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कुछ भी बढ़ना या घटना असेट्स में, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, संपत्तियों में बढ़ना या घटना होगा, वो लायबिलिटी साइड पर भी चेंजेस लाएगा। मतलब लायबिलिटी साइड को भी घटाएगा और बढ़ाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, और तभी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी बिजनेस की। सेकंड पॉइंट, लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स, मेन असेट्स ऑफ द बिजनेस आर एज अंडर। अब यहाँ पे हमें असेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, मतलब संपत्तियों और दायित्वों की लिस्ट दी हुई है, सूची दी हुई है। हम सबसे पहले असेट्स को समझेंगे। यहाँ पे हमें बिजनेस की कुछ मेन असेट्स दी हुई है, संपत्तियाँ दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर पे कैश इन हैंड, मतलब हाथ में पैसा। कहने का मतलब ये कि आपके पास कितना कैश है घर में या आपके बिजनेस में। सेकंड पॉइंट, कैश एट बैंक, मतलब बैंक में पैसा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आपके बैंक में कितना कैश है, कितना पैसा है। जब हमारे पास बैंक में पैसा नहीं होता, हमारे घर में पैसा होता है या हमारे हाथ में जो पैसा होता है उसे कैश इन हैंड बोलते हैं। मतलब हाथों हाथ जब हमारे पास पैसा है और हम कोई पेमेंट कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं उस पैसे से, तो वो कैश इन हैंड होता है कि आपके पास कितना पैसा है अभी। और जब बैंक में पैसा जमा रहता है तो उसे कैश एट बैंक बोलते हैं कि बैंक में कितना पैसा है। यह वर्ड्स जो हैं असेट्स के, यह बिजनेस में यूज किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे डेटर्स, मतलब देनदार। देनदार वो जिन कस्टमर्स को आपने उधारी में, क्रेडिट में गुड्स बेचा है, सोल्ड किया है। अगर देखो आपने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट में, उधारी में, तो जब भी वो कस्टमर आपको पैसा लौटाएगा
तो वो पैसा आपके काम आएगा, तो वो आपकी असेट्स है, आप बिजनेस में लगा सकते हो उस पैसे को, या बिजनेस के लिए कुछ खरीद सकते हो, कोई फैसिलिटी आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को दे सकते हो, इसलिए डेटर्स भी असेट्स में आते हैं। फोर्थ, बिल्स रिसीवेबल, मतलब आपने कुछ कस्टमर्स को गुड्स क्रेडिट में सेल किया और बिल बना कर दिया है। कहने का मतलब ये कि कोई कस्टमर आपके पास आया और उसने कहा कि मुझे उधारी में गुड्स चाहिए, माल चाहिए, और मैं पैसा अभी नहीं चुका सकता हूँ, मतलब नगद नहीं दे सकता हूँ, मैं 15 दिन बाद दूंगा। तो आप उस 15 दिन का बिल उस पर्सन के ऊपर बनाओगे, पर्सन पर लिखोगे वो बिल कि 15 दिन में यह व्यक्ति मुझे इतने इतने रुपए का गुड्स खरीदा है तो लौटाएगा। तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि शॉपकीपर को, दुकानदार को, या फिर बिजनेसमैन को वह बिल के द्वारा ही अपना पैसा मिलेगा, उधारी का पैसा जो है वो वापस मिलेगा, जो उसने उधारी में गुड्स बेचा है कस्टमर को, उस कस्टमर से पैसा मिलेगा। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर भी, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है और उसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया, किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या कहीं पे कोई ज़मीन खरीद के रखी, तो जब भी आप उस ज़मीन को बेचोगे तो आपको उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब मतलब 5 लाख रुपए की आपने ज़मीन खरीदी है, लैंड खरीदी, और उसको आप बेच रहे हो, तो वो आपको अगर 7 लाख में बिक रही है तो 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो भी आपकी असेट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सिक्स्थ पॉइंट दिया क्लोजिंग स्टॉक। बिजनेस में जो स्टॉक है बेचने के लिए, जो गुड्स है, साल के आखिरी दिन, जिस दिन हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति को जानते, आर्थिक विवरण बनाकर, तो उस दिन आखिरी दिन बिजनेस में जितना भी स्टॉक होता है, गुड्स होता है बेचने के लिए, वो भी हमारी असेट्स होती है, क्योंकि हम उसे भी बेचकर पैसा कमाएंगे। सेवंथ, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन और भवन, लैंड और बिल्डिंग दोनों असेट्स होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जमीन है, बिल्डिंग है, तो मतलब हम उस लैंड और बिल्डिंग का यूज़ कर कर पैसा कमा सकते हैं, कोई भी ऑफिस खोल सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, कुछ भी हम उससे बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग भी असेट्स है। एट्थ, प्लांट एंड मशीनरी, किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री, मतलब कारखानों में, इंडस्ट्री में, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीनरी यूज़ की जाती है, मशीनें यूज़ की जाती है, वह भी असेट्स होती हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करते हैं वो भी बिजनेस के लिए असेट्स होती है, संपत्ति होती है, क्योंकि उन मशीनों के द्वारा ही पैसा कमाया जाता है। नाइन्थ, इक्विपमेंट एंड टूल्स, बिजनेस में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरीज जो यूज़ होती है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अगर वो ख़राब हो जाए तो उन्हें इन इक्विपमेंट और टूल्स के द्वारा ही सुधार कर, रिपेयर कर कर वापस उन मशीनरीज के द्वारा बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं, इसलिए इक्विपमेंट एंड टूल्स भी बिजनेस की असेट्स है। टेंथ, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिजनेस में यूज़ होने वाला फर्नीचर या फिर फर्नीचर को लगाने के लिए जो फिटिंग्स की जाती है, किसी भी कारीगर को बुलवाकर फर्नीचर लगवाया जाता है, तो ये जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स है ये भी बेचने पर पैसा मिलता है, क्योंकि बिजनेस में बड़े पैमाने पर फर्नीचर बनवाया जाता है और फिर उनको बाद में पुराना होने के बाद बेचा जाता है, तो उससे भी पैसा मिलता है। 11th, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एडवांस में कुछ खर्चा करना, जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की प्रीमियम हम भरते हैं। अब इंश्योरेंस हम करवाते हैं, पैसा तो सालों बाद मिलेगा हमें, लेकिन उसकी प्रीमियम हम अभी से, जिस दिन से हमने इंश्योरेंस करवाया तब से ही भरना शुरू कर देते हैं, फिर सालों बाद वो पैसा हमें इकट्ठा मिलता है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो है वो असेट्स होती है, संपत्ति होती है बिजनेस की। जैसे बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया तो हम सालों साल बिजनेस के इंश्योरेंस में भी प्रीमियम भरते रहते हैं, और सालों बाद फिर बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो इंश्योरेंस की मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तो वो पैसा हमें मिलता है, तो हम उसे बिजनेस में लगाते हैं, वो हमें काम आता है पैसा।
12th एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब पैसा तो हमने कमा लिया, इनकम तो हमें हो गई है, लेकिन वो अभी पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ। मतलब कहने का ये कि पैसा तो कमा लिया लेकिन पैसा मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में, हमने गुड्स तो दे दिया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने अभी हमें हमारा पैसा नहीं दिया है। वो जब भी हमें हमारा पैसा लौटाएगा तब वह पैसा हमारे बिजनेस में आएगा, हमारे काम आएगा। इसलिए एक्रूड इनकम जो है वो भी असेट्स कहलाती है बिजनेस की। एक बार फिर से समझिए, एक्रूड इनकम मतलब पैसा कमा तो लिया है लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है। हमने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया है उधारी में, हमने गुड्स कस्टमर को दे दिया लेकिन कस्टमर पैसा हमें बाद में देगा। मतलब हमने गुड्स देकर पैसा तो कमा लिया लेकिन वो पैसा अभी नहीं मिला है, हमें फ्यूचर में, भविष्य में मिलेगा। जब भी मिलेगा वो हमारी असेट्स होगी। 13 गुडविल। गुडविल मतलब ख्याति, किसी भी बिजनेस का नाम, पोजीशन। तो कोई भी बिजनेस अपने नाम या पोजीशन से चलती है, इसलिए गुडविल भी असेट्स होती है। क्योंकि जब भी कोई एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहता है तो वह पहले बिजनेस की गुडविल देखता है कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका मार्केट में कितना नाम है, क्या इमेज है, और तभी वो उस बिजनेस को खरीदता है। इसलिए गुडविल भी असेट्स होती है, संपत्ति होती है बिजनेस की। अब हम यहाँ पर सेकंड देखेंगे, लाइबिलिटीज। इसमें हमें मेन लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस दी हुई है, मतलब बिजनेस की कुछ मेन लाइबिलिटीज दी है, उसे हम आगे समझेंगे। अब हम लाइबिलिटीज को समझेंगे, मतलब दायित्वों को, कि बिजनेस में क्या दायित्व है, लाइबिलिटीज है। फर्स्ट, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब लेनदार और बैंक अधिविकर्ष। लेनदार और बैंक अधिविकर्ष मतलब जिन लोगों को पैसा चुकाना है बिजनेस के द्वारा, उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। और अगर बैंक को पैसा चुकाना है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हम कहते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले क्रेडिटर्स को समझते हैं। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से उधारी में, क्रेडिट में गुड्स खरीदता है तो वो दूसरा बिजनेसमैन जो है पहले बिजनेसमैन का, दूसरा व्यापारी जो है दूसरे व्यापारी का क्रेडिटर कहलाएगा, मतलब लेनदार कहलाएगा। लेनदार मतलब पैसा लेने वाला। जैसे डेटर्स होता है पैसा देने वाला, कस्टमर होता है डेटर, वैसे ही क्रेडिटर पैसा लेने वाला, मतलब जिससे हमने उधारी में माल खरीदा है उसे हम उसका पैसा लौटाएंगे तो वो पैसा लेने वाला है, क्रेडिटर। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि बैंक को पैसा चुकाना। बैंक में क्या होता है, जब बिजनेसमैन का एक अलग से करंट अकाउंट होता है। बैंक हर बिजनेसमैन के लिए ये सुविधा देती है कि बिजनेसमैन का बैंक में करंट अकाउंट होता है, और जब उस करंट अकाउंट में पैसा खत्म हो जाता है बिजनेसमैन के, तो बैंक अपनी तरफ से कुछ पैसा उस अकाउंट में डालती, करंट अकाउंट में, ताकि बिजनेसमैन को जरूरत पड़ने पे बिजनेसमैन उस पैसे का यूज कर ले और बाद में उस पैसे को लौटा दे बैंक को, तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है। सेकंड, बिल्स पेबल, मतलब देय विपत्र, यानी ऐसे बिल जिसके द्वारा पैसा चुकाना है। मैंने अभी आपको क्या कहा क्रेडिटर के लिए, कि जब एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से गुड्स खरीदता है उधारी में, अब गुड्स तो खरीद कर आ गई लेकिन पैसा उसी समय नहीं चुकाया, पैसा चुकाने के लिए, कैश पेमेंट करने के लिए कुछ टाइम लिया है, समय लिया है कि 1 महीने में या 2 महीने में चुकाऊंगा, तो यहाँ चुकाऊंगी, तो तब वह बिजनेसमैन जिसने गुड्स उधारी में बेचा है वह एक बिल लिखता है, और उस बिल पर वह लिखता है कि इस पर्सन ने मेरे से इतने इतने रुपए का गुड्स खरीदा है और वो ये इतने टाइम बाद मुझे पैसा चुकाएगा। तो वह बिल गुड्स खरीदने वाले बिजनेसमैन के लिए बिल्स पेबल हो जाता है, क्योंकि उसी बिल के आधार पर वह बिजनेसमैन जो है पैसा चुकाएगा दूसरे बिजनेसमैन को। थर्ड, बैंक लोन, मतलब जरूरत पड़ने पर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया तो उस लोन को चुकाएगा
तो वह बैंक लोन जो है वो लायबिलिटी कहलाएगी बिजनेस की। लायबिलिटी मतलब जहाँ जहाँ जितना जितना रुपया चुकाना है वह लायबिलिटी कहलाती है। अब फोर्थ नंबर पर डिबेंचर्स दिया है, मतलब ऋण पत्र, कर्जा, लोन। शुद्ध हिंदी में ऋण बोलते हैं। ऋण मतलब कर्जा, लोन। अब यहाँ पर बैंक से लिए गए लोन की बात नहीं हो रही है। डिबेंचर्स मतलब ऐसा ऋण पत्र, ऐसे लोन जो कंपनी या बिजनेस में जो बिजनेसमैन है या कंपनी का जो मालिक है उसने पब्लिकली अनाउंस किया है, लोगों को अनाउंस किया अपने बिजनेस में कि हमारे बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग आकर अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और जब वो लोग आते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेसमैन या कंपनी का जो मालिक है उसके और उन लोगों के बीच में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक एग्रीमेंट होता है कि बिजनेसमैन मतलब एक एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इस व्यक्ति से मैं इतना इतना रुपया ले रहा हूँ और इतने समय बाद में चुका दूंगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट को ऋण पत्र कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है। तो यह भी लायबिलिटी है, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन या कंपनी के ऑनर ने, मालिक ने पैसा लिया है किसी भी से भी, तो वह पैसा उसे बाद में लौटाना है, इसलिए यह भी बिजनेस की लायबिलिटी है। फिफ्थ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मतलब कर्मचारियों को जो पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, वह भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। हर बिजनेस में या हर व्यक्ति जो जॉब करता है उसको सैलरी मिलती है और उस सैलरी में से कुछ रुपया पीएफ का कटता है और बाद में वो जहाँ पर भी नौकरी कर रहा है, जिस भी बिजनेस या कंपनी में, वो कंपनी वाले या वो बिजनेस वाले उस एम्प्लॉयज को, कर्मचारी को उसका पीएफ लौटाते हैं, इसलिए यह भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, क्योंकि यह भी चुकाना पड़ता है कर्मचारियों को, उनको उनका पैसा चुकाना पड़ता है। सिक्स्थ, क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो पैसा जो खर्चा करना बाकी है, मतलब ऐसे क्रेडिटर्स, लेनदार जिनको खर्चा अभी दिया ही नहीं, जिनका पैसा अभी चुकाया ही नहीं है, खर्चा करना बाकी है, वह भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब कोई मजदूर है, लेबर है, जिसको उसका वेजेस मतलब मजदूरी नहीं दी है पर कभी ना कभी तो देनी पड़ेगी, इसलिए यह भी लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, यानी देना बाकी है, वेजेस देना बाकी, कभी ना कभी बिजनेसमैन या कंपनी का जो ऑनर है वो मजदूर को उसकी मजदूरी देगा, इसलिए यह भी लायबिलिटी है। अनपेड सैलरी, अनपेड मतलब भी आउटस्टैंडिंग, जो अभी नहीं पेड की है, चुकाई नहीं है, तो एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी नहीं दी है, कभी ना कभी तो देनी पड़ेगी, तो यह भी लायबिलिटी है। या फिर अनपेड रेंट, कि कोई भी बिजनेस किसी किराए की बिल्डिंग में, ऑफिस में चल रहा है, तो उस ऑफिस या उस बिल्डिंग का किराया देना है, अभी नहीं दिया है, भले ही बाद में देना है पर देना तो है, इसलिए यह भी लायबिलिटी है। इसी तरह हमने सारी असेट्स और लायबिलिटीज समझी जितनी भी अभी हमें थ्योरी में दी हुई थी। हम आगे सम के साथ और असेट्स और लायबिलिटीज को समझेंगे और डिटेल में इनको समझेंगे। अब हम नीचे थर्ड पॉइंट देखेंगे, मीनिंग ऑफ कैपिटल। Third point, meaning of capital. Whatever is invested by the owner in the business in the form of cash, goods or assets, etc. is considered as capital. These are liabilities of the business. Business owners bear risk and are entitled to profits of the business. In case of expenses and drawings, capital of the business reduces, whereas in case of income and profits, capital increases. अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमें कैपिटल का मीनिंग दिया हुआ, हमने जो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वेशन देखी थी, उसमें हमने असेट्स भी समझ ली, लायबिलिटी भी समझ ली, मतलब संपत्तियों को भी समझ लिया, दायित्वों को भी समझ लिया। अब बचा सिर्फ कैपिटल मतलब पूंजी, तो अब हम यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग देखेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल के मीनिंग में वो हमें बता रहे हैं कि बिजनेस में बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया पैसा, फिर वो चाहे नगद के रूप में, कैश के रूप में हो, गुड्स के रूप में हो मतलब माल के रूप में हो, या फिर असेट संपत्ति के रूप में हो, वह
बिजनेस की कैपिटल कहलाएगी। मतलब हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था 1 लाख रुपए के कैपिटल वाला इससे पहले, तो वह कैपिटल कहलाएगी। जितना भी बिजनेसमैन ने कैश, गुड्स और असेट्स बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए कैपिटल है, पूंजी है। और इसी तरह यह सब बिजनेस की लायबिलिटी भी है, बिजनेस की लायबिलिटीज भी इन्हें माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन जो है वह रिस्क उठाता है, बिजनेस शुरू करता है और फिर उस बिजनेस के थ्रू वो प्रॉफिट कमाता है। तो उस प्रॉफिट का हकदार वो बिजनेस ही होगा, वो ऑनर ही होगा, मालिक ही होगा बिजनेस का, जो बिजनेस को शुरू कर रहा है और उसमें कैपिटल लगा रहा है। अब जब बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है या ड्राइंग होती है, ड्राइंग मतलब पैसा निकालना, बिजनेस में से पैसा निकालना, तो कोई भी खर्चा होता है या पैसा निकाला जाता है तो तब बिजनेस की कैपिटल मतलब पूंजी कम होती है, रिड्यूस होती है। और वहीं अगर बिजनेस में कोई इनकम हुई है या प्रॉफिट हुआ है, मतलब कोई कमाई हुई है या कुछ लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, तब बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है, बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट, सम मेन अकाउंटिंग इक्वेशंस आर एज अंडर। अब हमें यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन दिए मेन, हम उन्हें एक एक कर कर समझेंगे। फर्स्ट हमें दिया हुआ है टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल असेट्स। मतलब बिजनेस में जितनी टोटल लायबिलिटीज है उतनी ही टोटल असेट्स होनी चाहिए। मतलब लायबिलिटीज इक्वल है असेट्स के, असेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर है, इक्वल है। सेकंड, एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस कैपिटल। हम जब टोटल असेट्स में से मतलब बिजनेस की जो टोटल संपत्ति है, कुल संपत्ति, उसमें से कैपिटल माइनस करेंगे, पूंजी माइनस करेंगे, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकल कर आएगी, कैलकुलेट होकर आएगी। मतलब बाहरी दायित्व, बाहरी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मतलब बिजनेस के बाहर किस किस को पैसा चुकाना है, कौन कौन सी लायबिलिटीज है, वो हमारी कब निकल के आएगी? जब हम टोटल असेट्स में से कैपिटल माइनस करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमें दी है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स प्लस प्रॉफिट्स प्लस इनकम इक्वल टू असेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस। मतलब कहने का ये कि जितनी भी लायबिलिटीज है, कैपिटल है, प्रॉफिट है, बिजनेस का इनकम है, इन सबको हम प्लस करेंगे तो यह किसके बराबर होगा? बिजनेस की जितनी भी असेट्स है या एक्सपेंसेस है मतलब खर्चे हैं और लॉसेस है, हानियां हैं, उनके बराबर होगा। मतलब इस तरह से हम अपने असेट्स और लायबिलिटी को कैलकुलेट कर कर इक्वल कर सकते हैं। अब फोर्थ इक्वेशन देखेंगे, कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब अगर हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी, कैलकुलेट करनी है, तो हम टोटल असेट्स मतलब कुल संपत्तियों में से बाहरी दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। फिफ्थ इक्वेशन हमें दी ऑल डेबिट बैलेंसेस इक्वल टू ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। मतलब डेबिट साइड के, अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसके जितने भी बैलेंसेस है वो क्रेडिट बैलेंसेस के बराबर होना चाहिए। मतलब अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसके बराबर होना चाहिए। एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, मतलब हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, और दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दोनों साइड के जो बैलेंस है वो इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सिक्स्थ इक्वेशन, टोटल डेबिट टोटल्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट टोटल्स। मतलब डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड की टोटल जितना ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब हर अकाउंट के दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों साइड के टोटल एक जैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेवंथ इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट पता करनी है, मतलब अनबिका माल, जो अनसोल्ड गुड्स है, जो बिका नहीं, अभी बिजनेस में गुड्स बाकी है बिकने के लिए, बेचने के लिए, अगर उसकी कॉस्ट पता करनी है तो हमारी इक्वेशन होगी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एट, नेट परचेसेस इक्वल टू कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट परचेसेस
माइनस परचेस रिटर्न। मतलब हमें नेट परचेस पता करनी है तो सबसे पहले कैश परचेस मतलब नगद में कितना माल खरीदा प्लस क्रेडिट परचेस मतलब उधारी में कितना माल खरीदा, दोनों को हम प्लस कर देंगे और उसमें से कितना खरीदा हुआ माल वापस कर दिया उसे हम माइनस कर देंगे, मतलब परचेस रिटर्न को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट परचेस आ जाएगी, मतलब असल में हमने कितना माल खरीदा है। नाइन्थ इक्वेशन है नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मतलब अब हमें नेट सेल्स पता करनी है तो सबसे पहले हम कैश सेल्स मतलब नगद में कितना माल बेचा है प्लस क्रेडिट सेल्स उधारी में कितना माल बेचा है दोनों को प्लस कर देंगे, उसमें से हमारी शॉप में या हमारे बिजनेस में ग्राहक के द्वारा कितना सेल्स रिटर्न किया गया है मतलब बेचा हुआ माल वापस किया गया है ग्राहक के द्वारा उसे हम माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स आ जाएगी, मतलब असल में हमने कितना गुड्स सोल्ड किया है माल बेचा है। टेंथ इक्वेशन नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 11th इक्वेशन ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जितनी भी नेट सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब सकल लाभ आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब लेखांकन समीकरण के लाभ एडवांटेजेस। अब यहाँ पर हमें नीचे पॉइंट्स दिए हुए कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या एडवांटेजेस हैं अकाउंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, इट हेल्प्स इन अकाउंटिंग। अकाउंट्स प्रिपेयर करने में अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करती है क्योंकि उससे असेट्स और लायबिलिटी का कैलकुलेशन पता चल जाता है। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने में भी अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करती है। ट्रायल बैलेंस हम अकाउंट्स को चेक करने के लिए अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन भी हेल्प करती है ट्रायल बैलेंस को बनाने में। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन से हम ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस कितना सही बना है यह हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज टू टैली असेट्स एंड लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा हम बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज मतलब संपत्तियों और दायित्वों को टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वह एक बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज टू फाइंड ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग इक्वेशन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को भी फाइंड करने में कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। Students, I hope these points are clear to you. We will meet in next video with same chapter. Like, share and subscribe my channel. Thank you.